तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन के बारे में। तो प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन के बारे में किसने सोचा था? डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने। कभी मेंडल निकल जाए तो माफ करना, ठीक है। डार्विन ने सोचा था, ठीक है। तो डार्विन ने क्या सोचा था, जब वहां से लौट के जब वो बहुत सारे द्वीपों का सफर करके जब वापस आए थे, तो वो सभी चीजों का निष्कर्ष निकाल रहे थे कि कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था सब। तो एक सोच में चले गए, कि जैसे जैसे कि जो मनुष्य है वो विभिन्न प्रकार के प्रजातियों एक एक प्रजाति से विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को बना देता है। जैसे किसी भी प्रकार के लक्षण या गुण को चयन करके, यानी उसको कहते हैं कृत्रिम चयन। जो मनुष्य खुद किसी भी गुण को चयनित करके, किसी भी लक्षण को चयनित करके किसी नए प्रजाति में उसको विकसित कर दे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था कि ये जो है ये वो मतलब एक ही प्रजाति के डिफरेंट है, मतलब एक ही प्रजाति के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव है। जैसे कि गाय, एक एग्जांपल गाय ले लेते हैं। गाय हमारी माता है, ठीक है। ये मेल, ठीक है, ये मेल यानी कि सांड है ये, और ये फीमेल, ठीक है। ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। तो क्या है, ये बुल है, फीमेल काऊ, ठीक है, मेल और फीमेल। तो मान लेते हैं कि ये ठंड से रेजिस्टेंट है, ये ठंड से रेजिस्टेंट है, ठीक है। ये ठंड से रेजिस्टेंट है, दिख नहीं रहा होगा तो सॉरी। ये ठंड से रेजिस्टेंट है और ये दूध ज्यादा दे रही है। ये ठंड से रेजिस्टेंट है, ये दूध ज्यादा दे रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब ठंड में रह पा रहा है ये, ठीक है। जो इस नस्ल की गाय है, कि अगर इस नस्ल की जो फीमेल है वो ठंड में भी रह पा रही है लेकिन दूध ज्यादा नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन ये ठंड में नहीं रह पाती बट दूध ज्यादा देती है ये। तो क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरप्रेट करा देंगे, क्योंकि ये एक ही जाति के हैं, ठीक है, एक ही जाति के हैं। और मेंडल ने निष्कर्ष निकाल के एक भी बताया था कि एक ही प्रजाति के, मतलब एक ही जाति के जीव जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब आपस में जो है प्रजनन कर सकते हैं, आपस में जो है प्रजनन करके नई संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा था? डार्विन ने कहा था, ठीक है। मेंडल निकल जाए तो सॉरी, ठीक है, मेंडल निकल जाए तो सॉरी, डार्विन ने कहा था, है ना। तो देखो, यदि इन दोनों का ब्रीड कराया जाए, इंटरब्रीड करते हैं अपन, तो एक नए नस्ल का जीव, मतलब नए नस्ल का जो अपने को काऊ मिला, ठीक है, काफ मिला, मतलब इनका बच्चा है, इनकी संतति आई। मतलब मान लो ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल आई। तो इसमें क्या होगा, एक तो ये ठंड से रेजिस्टेंट होगी, यानी कि ठंड में रह पाएगी, ये बहुत ही ज्यादा ठंड मौसम में ये रह पाएगी, ठंड बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होगी इसमें। और प्लस में ये दूध भी ज्यादा देगी। तो क्या हुआ, इन दोनों के मिक्स से एक नई संतति बना दी। किसने बनाई? हमने, इंसानों ने, क्योंकि आपस में ब्रीड तो करेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो हमने करा दी ना। हमने तो इन दोनों को ब्रीड करा के एक नई संतति उत्पन्न कर दी, जिसमें ये ठंड से भी रेजिस्टेंट हो गई और ये दूध भी ज्यादा देने लग गई, ठीक है। तो ये नई संतति उत्पन्न होगी, नए जीव की उत्पत्ति हो गई, वो भी किससे? कृत्रिम चयन से। तो इसको ही कृत्रिम चयन कहा गया है, कि जो एक लक्षण को देख के, मतलब किसी भी लक्षण का चयन करना। तो हमने चयन करा ना कि इसमें हमें दूध भी ज्यादा चाहिए, ये दूध भी ज्यादा देने लगे, और ये हमें ठंड से भी बच जाए, क्योंकि हमारा इलाका जो है बहुत ठंडा वाला इलाका है। तो ठीक है, बाय द वे हमारा इलाका ठंडा वाला उतना है नहीं, है ना, मैंने एग्जांपल दिया ऐसे, ठीक। तो ये समझ जाओ। अब इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि कोई सरसों का पेड़ है, तो सरसों के पेड़ से बहुत सारे उनके इंटरब्रीड करा के आपस में बहुत सारे खाने योग्य पौधे बनाए हैं, खाने योग्य सब्जियां बनाई हैं। नवल गोल हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, मूली हो गया, ठीक है, खुद सरसों हो गया, और ब्रोकली हो गया, ठीक है। तो नवल गोल क्या होता है? नवल गोल जो है ऐसा फूल जाता है, ऐसा गोल सा हरा हरा होता है, ठीक है। गांव इलाके में रहते होगे तो आप जानोगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो तना है, वो तना जो है अपने आप को रूपांतरित कर लेता है किस चीज में? अपने आप के लिए भोजन एकत्र करने के लिए। वो भोजन को अपने लिए भोजन इकट्ठा करके रखता है, क्यों? ताकि वो उसको यूज कर सके। वो उसका यूज करता रहता है। जब जमीन से अगर उसको पोषक तत्व नहीं मिलता है तो वो जो इकट्ठा किया रहता है ना, उसी का यूज करता है। लेकिन वो किसके काम आता है? हम लोगों के, हम खा लेते हैं उसको, ठीक है। तो वो हो गया, वो तने का उसका रूपांतरित रूप है। मूली हो गया, मूली को देखा होगा आपने, वो जड़ है, जड़ का रूपांतरित रूप है मूली, ठीक है, ठीक है। आलू किसका रूपांतरित रूप है? आप ये बताना कमेंट में, ठीक है, आलू किसका रूपांतरित रूप है? मूली जो है जड़ का रूपांतरित रूप है, वो भी अपने खाने को एकत्रित करने के लिए फूल जाता है ऐसे, ठीक है, फूल जाता है, तो उसको भी हम खाते हैं। ये भी सरसों से ही, सरसों का ब्रीड करके आया हुआ है।
पत्ता गोभी हो गया, पत्ता जो होता है, पत्ते जो होते हैं एक ऐसे बॉल जैसे अपने आप की संरचना बना लेते हैं, ठीक है। तो वो भी हम खाते हैं, वो भी हमारे खाने योग्य है। तो पत्ते जो है वो अपने आप को रूपांतरित कर लिए हैं, ठीक है। और ब्रोकली हो गया, ब्रोकली जो है वो हरा भी होता है, बैगनी भी होता है, ठीक है। इसी बात पे भी विवाद हो गया था हमारे आपस में, ठीक है। तो फूल गोभी हो गया, ठीक है। फूल गोभी का क्या खाते हैं, फूल खाते हैं, फूल रूपांतरित रूप में फूल तना हो गया, ठीक है। और ब्रोकली का भी फूल और मतलब पुष्पकलिका हो गया, पुष्पकलिका और उसका तना हो गया, ठीक है। सरसों का जो सरसों में भी पुष्प पर्णकलिकाएं होती है, उसको खाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। देखते हैं फिर यहाँ पे देखो, ये सरसों इस सरसों से क्या बनाए, ये नवल गोल, मूली, गोभी, ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, और अब ये सरसों है तो सरसों बनाएगा ही ये, तो सरसों को भी खाते हैं, उसका तेल भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये नवल गोल तने का रूपांतरण है, मूली जड़ का, ये ब्रोकली जो है पुष्पकलिका तने, इसको ये खाने योग्य जगह है, ये सब खाते हैं हम लोग। ये पत्ता गोभी का ये खाते हैं पत्ता, ठीक है। पर्णकलिका, फूल गोभी का पुष्पकलिका, सरसों का पार्श्व और पर्णकलिका। तो ये आपको सही जोड़ी में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। अब ये क्या, किसका एग्जाम्पल है ये, कृत्रिम चयन का, जिसको मनुष्य ने, ठीक है, मनुष्य ने चयनित करके इनको लक्षण दिए हुए हैं, ठीक है। इनको नया चाहिए था कुछ, तो ठीक है, कृत्रिम चयन। अब डार्विन ने यह सोचा कि यदि मनुष्य ऐसे चयन करके नए जीवों की उत्पत्ति, मतलब नए प्रजाति की उत्पत्ति कर सकता है, तो क्या प्रकृति भी ऐसी करती होगी? हाँ, प्रकृति भी ऐसी करती है, लेकिन उसमें एक झटके में नहीं हो जाती है, बहुत मतलब तेजी से बदलाव नहीं आता, धीरे धीरे आता है। आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी पर बहुत ही तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना। और शुरुआत कहाँ से हुई थी, पानी में कोई जीव आया था, यानी कि प्रोकैरियोट आया था, ठीक है। उसमें एक कोश की आया था, वो भी एक कोश की, वो अपने आप को विकसित कर करके इतने पूरे संसार में बहुत सारे जीव जंतुओं को अपने फैला दिया, व्यापक कर दिया ना, मतलब बहुत सारे जीव जंतुओं का विकास कर लिया, ठीक है। तो एक कोशिका से बहुकोश के जीवों की उत्पत्ति हुई है, तो मतलब एक झटके में नहीं हो गई ना, आराम से हुई, लेट से हुई, मतलब धीरे धीरे हुई, ठीक है, धीरे धीरे हुई। तो इससे क्या पता चलता है, प्रकृति में भी होता है, प्रकृति में भी जो व्यापक, देखो, प्रकृति में चलने वाले स्वतः प्रक्रिया जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है, जो प्रकृति में प्रक्रियाएं चलती रहती है, उससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है, जो प्रकृति खुद चयन करता है, ठीक है। प्रकृति खुद चयन करती है, इसी से ही तो बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई पेड़ है, जैसे कोई खेत है, उस खेत में अगर अनाज है, ठीक है, अगर वहां पे बाढ़ आ गया तो बहुत सारे अनाज जो है वो बह के चले जाएंगे दूसरी जगह पे, ठीक है। बहुत सारे अनाज जो है वो बह के दूसरी जगह चले जाएंगे, तो वो फिर मर गए, लेकिन उसमें बचे थे वही वहां पे उग पाए, तो अपने आप को विकसित कर पाए। तो ये होता है प्राकृतिक चयन। तो देख लो, प्राकृतिक चयन में देखो, यहाँ पे 3 पौधे हैं, बारिश और बाढ़ आया, तो ये सारे ऐसे झुक गए। अब झुकने के बाद क्या था, एक बह गया, यहाँ गया बह के, तो जब यहाँ से बह गया तो ये दोनों ही बचे ना। अब ये दोनों में से प्रकृति ने भी इसी को चयनित किया, तो ये अपने आप को विकसित कर पाएगा। ये अगर ये मान लो इसमें अगर मिट्टी आ गया तो मिट्टी में दब के डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि अपघटित हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्वाइव करके अपने आप को विकसित कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो प्राकृतिक देखो, चयन और विकास, मतलब सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें चयन क्या क्या है, चयन प्राकृतिक चयन है और कृत्रिम चयन है। प्राकृतिक चयन जो प्रकृति करती है, और कृत्रिम चयन जो मनुष्य करता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो प्राकृतिक चयन में क्या हुआ, प्राकृतिक चयन जो है वो धीरे धीरे होता है, यानी कि बहुत समय में होता है, जिससे व्यापक जीवों की उत्पत्ति होती है, और बहुत सारे जीव जो है वो पृथ्वी पर दिखाई पड़ते हैं। और कृत्रिम चयन से मनुष्य जो है कृत्रिम चयन करते, जैसे मैंने गाय का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो ये आप नोट करिए जल्दी। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलने से पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेलेस के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ्रेड रसेल वेलेस, ये वो वैज्ञानिक थे जो डार्विन जब अपना सफर पूरा करके जब अपने घर आ गए थे, उसके 20 साल बाद, जब डार्विन ने अपना सफर अंत किया था, उसके 20 साल बाद ये जो है पुनः जहां डार्विन गए थे ना, वहां अपना मतलब सफर को वहीं आरंभ किया, ठीक है। और जिस प्रकार से डार्विन ने अध्ययन किया था, उसी प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया था, वही जगह पे जाके
तो इनका इनका मुख्य वो कौन कौन सा था, इन्होंने मुख्यतः तितली और स्तनधारी पे अपना अध्ययन किया था। ठीक है, तितली और स्तनधारी पे अपना अध्ययन किया था। ठीक है, तितली और स्तनधारी पे अध्ययन किया था। इन्होंने ये भी बताया था कि जो आज मतलब वर्तमान में जो जीव उपस्थित है वो कहाँ से आया हुआ है, पूर्व स्थित जीवों से आए हैं। यानी कि जो आज जीव है वो पिछले जीवों से आए हैं। जैसे कि इंसान ही ले लो, जैसे नए इंसान की उत्पत्ति कैसे होती है, एक मेल और फीमेल के मिलने से जायगोट बनता है, जायगोट से एक इंसान बन जाता है। ठीक है, एक इंसान बन जाता है ना। तो मतलब उन्होंने ये बताया कि जो वर्तमान में जीव है उनकी उत्पत्ति पूर्व स्थित जीवों से होती है ना। तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि जैसे मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसी हुई थी, एक कोशिका से हुई थी। एक कोशिका कहाँ पे आया था, पानी में आया था, तो वो भी एक ही कोशिका था ना। तो उसने अपने आप को विकसित करा, धीरे धीरे विकास करके पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर तरह तरह के जीव अपने आप को विकसित किया। पानी से बाहर आया, पानी से बाहर आने के बाद वो छिपकली बन गया, छिपकली बनने के बाद धीरे धीरे वो छिपकली बिल्ली वगैरह इन सब में चेंज हो के अपने आप को विकसित किया। कोई पक्षी बन गया, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं विकसित होने के लिए। तो एक कोशिका था वो बहुकोशिकीय जीवों में अपने आप को विकसित करता गया, जिससे बहुत सारे जीवों की प्रजाति में वृद्धि हो गई, यानी कि बहुत सारी प्रजातियां बढ़ गई। तो यही कह रहे हैं ये। ठीक है, तो देखो यह डार्विन के बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद उन्हीं जगहों के सैर पर गए जहां डार्विन गए थे। 20 साल बाद यानी कि लगभग 1854 के आसपास, 1854 के आसपास, 1854 या फिर 1856 इसी के आसपास था, है ना। इसी के आसपास जुड़ा है 20 साल बाद, क्योंकि डार्विन वापस कब आए थे, उनका सफर अंत कब हुआ था, 1836 में। कौन सी तारीख था, 2 अक्टूबर को। ठीक है, 1836 को जब उनका सफर अंत हुआ तो उसके 20 साल बाद गए थे। तो एक बोल रहा था कि यही डार्विन के दोस्त के रूप में गए थे, है ना। ये डार्विन के दोस्त के रूप में नहीं गए थे, मतलब डार्विन के साथ ये नहीं गए थे कैप्टन उनके। ठीक है, वो जहाज के कैप्टन थे जो बीगल था ना, तो HMS बीगल के जो कैप्टन थे उनके साथ में दोस्त के रूप में डार्विन गए थे। ठीक है, तो ये उनके 20 साल बाद गए। ठीक है, उन्हीं जगहों पे। और इन्होंने तितली व स्तनधारी का अध्ययन किया था। ठीक है, तितली के पंखों को देखा, स्तनधारियों के फॉसिल्स का अध्ययन किया था, बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये इनके लिए है। और इनका एक स्टेटमेंट है, मतलब इनका एक स्टेटमेंट है। इन्होंने बताया कि वर्तमान में जो जीव स्थित है वह पूर्व स्थित जीवों से आती है। ठीक है, अब देखते हैं जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण किन किन पुस्तकों में दिया हुआ है। 2 पुस्तकों में दिया हुआ है, एक तो डार्विनिज्म है और एक कौन सा है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। किसने दिया था, डार्विन ने। कब दिया था, 1859 में। और डार्विनिज्म कौन दिया था, वेलेस ने। कब दिया था, 1889 में। ठीक है, 1889 में। तो ये आप याद रखना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने लिखा था। कब लिखा था, 1859 में। और डार्विनिज्म किसने लिखा था, वेलेस ने, 1889 में। ठीक है, इसी बुक को पढ़ करके लोग जो है वो थ्योरीज लिखे हुए हैं, क्योंकि ये इन्होंने खुद लिखा था ये अपना बुक। तो इन्हीं बुक से पढ़ के जो है लोग इन सब बुकों में डालते हैं, है ना। तो अब देखते हैं विकास के सिद्धांत। विकास कैसे हुआ, तो विकास कैसे हुआ बता दिया था मैंने। एक कोशिका से हुआ है, कहाँ से आया था वो, पानी में आया था। ठीक है, तो देखो एक कोशिका यानी कि मोनेरा, ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय। ठीक है, और ये प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा ये भी एक कोशिकीय होता है। ठीक है, और ये तीनों जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाकी सब बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय, लेकिन इसमें क्या है, ये जो मोनेरा है ना वो बैक्टीरिया होते हैं, मेनली जो है वो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, मेनली जो है वो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। और ये बैक्टीरिया होते हैं, इनकी कोशिकाओं में ना, एक मान लो एक कोशिका है, तो जो इनके कोशिकाओं में ये कोशिका है, तो इनकी कोशिकाओं में जो है वो जो DNA होता है वो कहाँ होता होगा, DNA कहाँ होता होगा,
डीएनए जो है इनकी कोशिकाओं में केंद्रक में नहीं होता है, केंद्रक में नहीं होता। इनका डीएनए जो है वो कोशिका द्रव्य में रहता है, इनका डीएनए जो है वो कोशिका द्रव्य में रहता है, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। क्योंकि प्रो मतलब पहले आए थे, सबसे पहले यही आए होंगे, उसके बाद ये, तो इससे ये सारे विकसित हुए हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये जो है प्रोटिस्टा, वो इन तीनों के साथ लिंक करता है। प्रोटिस्टा जो है वो इन तीनों के साथ लिंक करता है। कुछ चीजें इसमें हैं जो इसके गुण रखने वाले जो जीव हैं वो इसमें भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बहुकोशिकीय है और इसका ये जो चारों है ना, ये जो चारों हैं, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है वो केंद्रक में होता है। ये केंद्रक, ये है कोशिका, और ये क्या है, डीएनए। ये कोशिका, ये डीएनए। ठीक है, ठीक है।